गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं रोहित कुमार आज उपस्थित हूँ आपके सामने मध्यकालीन भारत को लेकर। जैसा कि हमने कल मोहम्मद गौरी प्रारंभ कर दिया था, और मोहम्मद गौरी जब हमने प्रारंभ किया था तब हमने आपको कुछ दो आक्रमण उसके बताए थे, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जैसे कि मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण रहे उसमें जो प्रमुख आक्रमण रहा है वो कौन सा रहा है आपका 1178 ईस्वी का जो आक्रमण था वो रहा, यानी कि 1178 ईस्वी का आक्रमण बहुत ही ज़्यादा मेन है। और आगे आने वाले युद्ध बताऊंगा, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि 1175 ईस्वी का जो आक्रमण रहा वह ठीक ठाक था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ज्यादा उसमें डीप नहीं जाएंगे। और जहां डीप की बात आएगी तो डोंट वरी माय दोस्त कि मैं आप सभी को, मेरे साथियों, बताऊंगा। देखिए, तो जो मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण रहा वो रहा है 1175 ईस्वी का, और इसने कहा किया, मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां पर उसे जीत प्राप्त होती है। बात आगे बढ़ती है। मैंने आपको बताया था कि 1178 ईस्वी का आक्रमण, देख लीजिए, इस आक्रमण को बिल्कुल अपने जहन में डाल लीजिए, सेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सेट। क्योंकि यह आक्रमण वह आक्रमण था जिसमें पहली हार होती है मोहम्मद गौरी की। और किस सन की बात है, किस ईस्वी की बात है? 1168 ईस्वी की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद गौरी जब गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो हुआ क्या कि जो गुजरात के राजा है भीमदेव सेकंड, तो जो उनकी माता जी थी यानी कि नायिका देवी, तो नायिका देवी उनकी संरक्षिका है, उनकी बॉडीगार्ड है। तो जो मोहम्मद गौरी जो है वो अफगानिस्तान क्षेत्र से होते हुए आ रहा है। देखिए, मैंने, हालांकि मुझे इतना अच्छे मेरी मैपिंग नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको इस फिगर के माध्यम से बता सकूं। तो देखिए, जैसे समझिए आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो राजस्थान है और गुजरात है, राजस्थान और गुजरात, देखिए साउथ में है गुजरात। तो जैसे ही जो कौन, मोहम्मद गौरी, ये और है, ये इसके द्वारा मैं आपको तराइन का बताऊंगा, लेकिन आप समझिए इसी में कि दो मैप दिए हुए हैं राजस्थान और गुजरात का। समझिए, जब वो मोहम्मद गौरी राजस्थान से आ रहा था तो उसे माउंट आबू मिलता है। माउंट आबू एक मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह है, ऐसे मानिए कि चंबल की घाटी है, जो चंबल की जो पहाड़ियां हैं, लाइक दैट। तो उसके जो इस आबू जो श्रृंखला थी, ये पर्वत श्रृंखला है, इस क्षेत्र के एक्सपर्ट थे भीमदेव की सेना। जब भीमदेव की सेना एक्सपर्ट थी तो कहीं ना कहीं यही कारण बनती है मोहम्मद गौरी की हार का। तो कहते हैं कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार प्राप्त हुई। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप अपनी कॉपी और कलम को हाथ में लिया करिए, जिससे क्या होता है कि आप जब लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड को हिट करती है और कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में वो चीज फंसती है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं 1179 ईस्वी का आक्रमण। 79 89 थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, हम इसको ऐसे करते हैं 1179 ईस्वी करते हैं, ठीक है। 1179 ईस्वी का आक्रमण, ज्यादा डीप नहीं जाना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो क्या इन्होंने पेशावर पर क्या किया? आक्रमण किया। और पेशावर आज की डेट में कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में आक्रमण किया, और मेरे दोस्तों पेशावर पर इसने आक्रमण किया और इसको यहां पर जीत प्राप्त होती है। बिल्कुल आपको मैं रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल अपने जहन में डाल लीजिए, कोशिश कीजिए समझने का। और जहां पर समझाने की बात आएगी मैं बिल्कुल अंदर तक डीप जाऊंगा, ठीक है। ये आपका हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1181 यानी कि 1181 ईस्वी का आक्रमण, इसने लाहौर पर आक्रमण किया और वहां पर भी इसे जीत प्राप्त होती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि लाहौर किस नदी के किनारे
स्थित है? तो रावी नदी के तट पर क्या है? लाहौर स्थित है। इसको बिल्कुल समझ लीजिए। ये क्वेश्चन मतलब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में फंस जाता है, आपके पीटी फैक्ट है ये, क्या रावी नदी के तट पर है। ओके, चलिए हम बात करते हैं 1189 यानी कि 1189। अब 89 और 79 मैंने आपसे बोला ना कि मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम करते हैं 1189 ईस्वी का आक्रमण। आज मैं थोड़ा स्टडी करूंगा कि 89 होता है कि 700 का 89 79 बोलते हैं, आज क्लियर कर लूंगा थोड़ा सा मैं। तो देखिए 1189 ईस्वी का आक्रमण। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये 2 लाइनें लिख दी तो इंपोर्टेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही कारण बना तराइन के प्रथम युद्ध का। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं आपसे कि जो 1189 ईस्वी का आक्रमण, 1189 ईस्वी का आक्रमण जो था वह क्या बना? कारण बना। और क्यों कारण बना ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो क्या होता है, मोहम्मद गौरी भटिंडा, क्या भटिंडा यानी कि जो कहां पर है, मतलब वर्तमान पंजाब है, तो ये इस पर आक्रमण करता है। और इसका पूर्व नाम, किसका? भटिंडे का पूर्व नाम क्या था? तवर हिंद। यानी कि 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भटिंडा वर्तमान पंजाब पर आक्रमण करता है। उसका पूर्व नाम क्या है? तवर हिंद नाम है, इस पर आक्रमण करता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यह बात पता चलती है किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि उनके क्षेत्र के पास था, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि यह तो हमारे क्षेत्र के पास आता जा रहा है मोहम्मद गौरी, तो यह बात पता चलती है यहीं से, कहीं ना कहीं जो आग लगती है तराइन के प्रथम युद्ध की, वो यहीं से स्टार्ट होती है। यही एक कारण रहा जो भटिंडा पर आक्रमण। देखिए क्या रहा, अब थोड़ा सा हम तराइन का प्रथम युद्ध हम जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तराइन का हम जो प्रथम युद्ध है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थ्योरी है, उसको हम समझते हैं। ओके, देखिए थोड़ा मैं इधर साइड से होता हूं। देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो तराइन का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, समझिए। जैसे कि आप देख रहे होगे, कोशिश करूंगा अल्ट्रा लेवल वेस्ट, ये गजनी है। गजनी बोले तो गजनी स्थान, गजनी से आया था, मतलब मोहम्मद गौरी जो है, देखिए मोहम्मद गौरी ने अटैक किया भटिंडा पर। कहां पर अटैक किया? भटिंडा पर। मोहम्मद गौरी अटैक कर रहा है भटिंडा पर। यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई पृथ्वीराज चौहान को। तभी क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने भी इधर से अटैक कर दिया। क्या होता है, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम समझते। ये तो कारण हो गया ना, ये कारण हो गया। अब थोड़ा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं कि कौन कौन शत्रु है, कौन कौन दोस्त है, कौन कौन की प्रेमिकाएं हैं। इस बारे में बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आप देख रहे होगे, ये एक तरीके से मैप मान ली, मैप है, हालांकि उल्टा सीधा बना हुआ है, लेकिन देख लीजिए प्लीज। ये मैप है राजस्थान का। अजमेर के हैं आपके कौन राजा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को के दिल में एक स्त्री बसती थी जिनका नाम था संयोगिता। क्या थी? संयोगिता थी। कन्नौज के राजा जयचंद्र उनकी शादी करवा रहे थे, लेकिन उनकी प्रेमिका थी। कहते हैं कि ये बात इनको रास नहीं आई। ये भाई साहब अपने घोड़े पे गए, और इनके घोड़े का नाम बता दूं मैं आपके लिए, नहीं बताया कोई आपके लिए तो नहीं, कैसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। नाट्यरंभा। ये भाई साहब गए अपने घोड़े पर, बड़े चौड़े में गए, घोड़ा पता नहीं कैसे बना दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये घोड़े पे गए और उस पर क्या हुआ, अपनी संयोगिता को उठा लाए, उठा के लेके आ रहे हैं। एक बात तो ये हुई। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मतलब कोई ये नहीं कि आपको लव स्टोरी बता रहा हूं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सीधी बात यह है कि कहीं ना कहीं जयचंद्र के शत्रु बन गए। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो पहला शत्रु तैयार हो गया जो, और एक तो मोहम्मद गौरी है, यानी कि पहला शत्रु क्या हो गया आपका? जयचंद्र। और दूसरा शत्रु कौन हो गया? मोहम्मद गौरी। अब तीसरा शत्रु भी तैयार हो गया। कैसे? देखिए
मैंने आपको बताया था कि आबू क्षेत्र, अब आबू क्षेत्र तो भीमदेव सेकंड का थोड़ी था, वो तो गुजरात के रहे थे, लेकिन जो आबू क्षेत्र था वो जो भागी रानी थी वो कौन थी? राजकुमारी ईछड़ी। ईछड़ी जो थी, देखिए आपको, देखिए समझिए, ईछड़ी जो थी, अब ईछड़ी को भीमदेव सेकंड यानी कि गुजरात के जो राजा थे, बताया था मैंने आपके लिए, वो इन्हें लाइक करते थे, ये दिल दे बैठे थे। देखिए दिल दे बैठे हैं, इनका दिल लाल हो रखा है, दिल भी दे बैठे हैं, पता नहीं क्या करेंगे जो। तो देखिए भाई सब, लेकिन राजकुमारी ईछड़ी को ये बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि राजकुमारी ईछड़ी का जो दिल था ना वो पृथ्वीराज चौहान के पास था। कुछ समझ में आया आप लोगों के लिए कि मतलब वन पोस्ट टू कैंडिडेट, ऐसा समझिए आप कि मतलब सहयोगिता भी उनकी वो है, और ये देखिए इधर कौन है? राजकुमारी ईछड़ी भी वही है। तो कहीं ना कहीं भीमदेव सेकंड भी इनके शत्रु बन चुके थे। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कीजिए, देरी किस बात की। देखिए तो भीमदेव सेकंड, तो अब समझिए कि तराइन का प्रथम युद्ध कि क्या हुआ, ये मैंने आपको क्यों बताया। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध, अब देखते हैं, अब आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भयंकर टाइप का क्वेश्चन है ये, भयंकर मतलब भयंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध क्या हुआ? मोहम्मद गौरी, कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, और इनके साथ कौन थे? इनके ही साथी, इनकी सेना के प्रमुख हैं गोविंदराज तोमर। अब थोड़ा समझ आते हैं, गोविंदराज तोमर। अब भाई होता क्या है कि मोहम्मद गौरी अटैक करते हैं किसके ऊपर? मतलब पूरी सेना पे करते हैं, लेकिन इनका अटैक, जो ये अटैक हो जाता है, जो बार करते हैं, वो लगता है गोविंदराज तोमर के जस्ट, मतलब ऊपर अटैक कर देते हैं। ये कुछ भी काल रहा हो, कैसे भी ये तीर कुछ भी रहा हो, तो अटैक करते हैं। होता क्या है, इनका दांत टूट जाता है जनाब का, दांत टूट जाता है। बड़ी फनी चीज हो गई है, दांत टूट जाता है। भाई ये चौड़े, ये बहुत पूरी से चौड़े में आती है, बोले अच्छे दांत तोड़ दिया हमारा, दांत तोड़ दिया हमारा। तो ये बेटा करते हैं, बोले अल्लाह। घायल हो जाता है मोहम्मद गौरी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से नाम समझ लो कि इतने पराक्रमी थे कि समझिए बहुत ही पराक्रमी थे। और कहते हैं कि जो इनकी हार का कारण बना मेरे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इनकी दयाशीलता थी, इनकी सज्जनता थी, जो इनकी हार का कारण बनती है। मोहम्मद गौरी है छलवा नहीं था, छल नहीं करता था वो, इनके अंदर चौहान थे छल बिल्कुल भी नहीं था, बात के पक्के थे। तो हुआ क्या, देखते क्या कारण रहा इनकी हार का, समझिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। देखिए तो मैं क्या बोला कि मोहम्मद गौरी ने अटैक किया किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज तोमर के ऊपर। लेकिन होता क्या, गलती से गोविंदराज तोमर दांत टूट जाता है, दांत टूट जाता है। ये बात इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके मित्र का दांत टूट गया और अच्छी लगे ना ना ना, ये भाई अटैक दोबारा करते हैं और मोहम्मद गौरी घायल, और मोहम्मद गौरी वहां से निकल लेते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, इस बात को रट लीजिए कि गलती क्या रही, कि मोहम्मद गौरी की नहीं, पृथ्वीराज चौहान की, कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को सकुशल जाने दिया। वही गिराते कलेश ही खत्म, वही गिरा देते कलेश ही खत्म। उन्होंने सज्जनता दिखाई और उसे सकुशल जाने दिया, और इसी का मेरे दोस्तों, इसी का परिणाम रहा है क्या? तराइन का द्वितीय युद्ध। यह होना ही नहीं था। बात को अपने जहन में डाल लीजिए, समझिए कि ये घटना आपके सामने हो रही है, तो आपको याद खुद ना खुद हो जाएगी। मैं आज थोड़ा ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बहुत ही जरूरी है 1178 ईस्वी का युद्ध आक्रमण, और आपका 1191 का, 1192 का, ये आक्रमण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज समझाने वाली आएगी, आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू डू हार्ड वर्क, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा मेहनत करने में, पर आप साथ बने रहिए दोस्तों। देखिए तो तराइन का द्वितीय युद्ध, ये समझ लीजिए, बिल्कुल दिल दहल जाएगा आपका अगर आपने ये चीज नहीं सुनी है। तो समझिए कि तराइन का द्वितीय युद्ध क्या कारण रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। देखिए मोहम्मद गौरी की सेना, ये मोहम्मद गौरी की सेना है, मोहम्मद गौरी की सेना, मोहम्मद गौरी की सेना, ये हमारे पृथ्वीराज चौहान की सेना, पृथ्वीराज चौहान की सेना, पृथ्वीराज चौहान की सेना। होता क्या है कि जो मोहम्मद गौरी, क्या होता है कि एक मतलब कहते हैं कि हम हमें संधि करनी है। क्या करनी है? संधि।
मुझे आप मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये बताइए कि यदि मेरी आपसे दुश्मनी हो गई है, मेरे दोस्त से दुश्मनी हो गई है, कुछ भी हो गया, अगर मुझसे बोलूं कि मुझे दोबारा संधि करनी है, पैचअप करना है, तो क्या लड़ाई होने का मतलब है? बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं। समझिए, तो हुआ क्या, संधि करनी है तो पृथ्वीराज चौहान जी को लगा कि ये इन्होंने नतमस्तक हो गए, इन्होंने हार मान ली है, संधि करनी मतलब ही क्या हुआ ना यार, नतमस्तक हो गए, हार मान ली। रात का टाइम नहीं पता मुझे, हाँ मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन रात था, अंधेरा था, अंधेरे में जश्न बन रहा है। मोहम्मद गौरी बहुत सातिर, कितना सातिर, बहुत सातिर। मोहम्मद गौरी जो था, रात में इसने लाइटें जलाई, जो भी लाइटें, मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब नहीं भैया, मोमबत्ती नहीं होंगी, मसाल होंगे, कुछ भी रहा होगा, वो जलाई, जल रही हैं, यहां भी लाइटें जल रही हैं। तो आप मुझसे बोले कि सर भैया कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि लाइटें जल रही हैं, क्या दिवाली वाली है? सुनिए ना अभी, आप रुकिए, लाइटें जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं, लेकिन शर्त ये थी, कंडीशन ये थी, यहां पर लोग जश्न मना रहे थे और यहां पर लोग सो रहे थे। सुनिए, सुनिए मेरी बात को, यहां पर लोग जश्न मना रहे थे, यहां पर लोग सो रहे थे। जैसे ही सुबह होती है, ये पूरी निद्रा में थे, क्योंकि रात भर जश्न मनाया, रात भर डांस किया, तो होगा क्या, नींद तो आनी है, पूरी रात जगोगे। तो भैया पूरी रात ये जगे, फिर सुबह सो रहे थे। इस मुझे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, इस व्यक्ति ने, दुष्ट ने, सुबह ही उठकर, सुबह ही मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग प्रातः काल ही इन पर आक्रमण कर दिया। तो क्या कहा मैंने आपसे, सकुशल जाने दिया। यही एक कारण रहा है पृथ्वीराज चौहान की हार का। सज्जनता थी ना, तो भाई ना वही कारण बन गया उनकी हार का। अब कहते हैं कि सगा कोई किसी का नहीं है, ठीक है। मोहम्मद गौरी जैसे इनका साथ किसने दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की हार में कहीं ना कहीं चापलूसी करने में मतलब जो मोहम्मद गौरी की चापलूस था, आप कहें तो जयचंद था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी ना छोड़ा। लो बेटे छेड़ो आओ। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ना छोड़ा। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर भी आक्रमण कर दिया। तो गाइज, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। देखिए, अब एक बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं जो पृथ्वीराज रासो ने लिखी हैं, रखी आप पृथ्वीराज रासो ने जी, तो नहीं चंद्रवरदाई ने, आई थी चंद्रवरदाई जी। तो हुआ क्या कि बात करते हैं कि जब, अब आगे कहानी कि अटैक किया, तो इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने किसे पकड़ लिया, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और इन्हें अंधा करवा दिया। अगर मुझे नहीं पता कि अर्जुन जी के बारे में, मुझे नहीं पता कर्ण के बारे में, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो बहुत ही श्रेष्ठ धर्मधारी थे। एक बात कहूंगा, शब्द रूपी बाण चलाना हमारे पृथ्वीराज चौहान भी जानते थे, शब्द रूपी बाण, समझिए। तो चंद्रवरदाई जी ने, जैसे कि जो अब मोहम्मद गौरी बैठे हुए थे चौड़े में, बोले पनिशमेंट की जाए, पनिशमेंट की जाए, पनिशमेंट की जाए, सजा दी जाए इनके लिए, आगे फूटी हुई थी। तभी जो चंद्रवरदाई हैं वो कुछ पंक्तियां बोलते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊते बैठो सुल्तान मत चूको सुल्तान। ये कुछ पंक्तियां बोली, कुछ ये पंक्तियां थी। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या हुआ, तीर चलाया और उसे घायल कर दिया। किसे? मोहम्मद गौरी के लिए। देखिए मेरे दोस्तों, ये बातें एक आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें हिस्ट्री से थोड़ा, हमें इसको नॉलेज में रखना चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी थे तो क्यों थे, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए एग्जाम में आने का अलग बात है, लेकिन कुछ नॉलेज होना भी एक अलग बात है। हमें अपने इतिहास से अवगत रहना चाहिए कि कोई पूछे पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। बात करते हैं कि कैसे उसका अंत हुआ, किसका? मोहम्मद गौरी का। हालांकि मरे नहीं, मोहम्मद गौरी मरा नहीं, तीर लगा मरा नहीं, बात की बात है। अब बात करते हैं 1206 की।
1206 में क्या होता है? ऐसा होता है कि जो मोहम्मद गौरी पे 1205 में पोखरों ने आक्रमण किया। किसने किया आक्रमण? पोखरों पर आक्रमण किया, माफ कीजिएगा, मोहम्मद गौरी ने पोखरों पर आक्रमण किया। कब? 1205 में पोखरों पर आक्रमण किया। इसमें क्या होता है? बुरी तरीके से घायल हो जाता है मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी घायल हो गया तो 1206 में तड़पते 1206 में उसकी मृत्यु होती है। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी मुझे सिर्फ विद इन 1 मिनट पूरा रिवाइज कराऊंगा। देखिए, बात शुरू करते हैं। इंपोर्टेंट युद्ध 1175 मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसमें क्या हुआ कि मुल्तान क्षेत्र विजय कर लेता है। बात करते हैं 1178 ईस्वी की। 1178 ईस्वी में क्या करता है? जो मोहम्मद गौरी है वह गुजरात क्षेत्र पर आक्रमण करता है, लेकिन कहता क्या है कि जो स्थान में आबू क्षेत्र होता है उसके जो कहते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वो कौन होते हैं? मैं नाम भूल रहा हूं, क्या नाम है उसका यार? अरे, नायिका देवी के लड़का कौन था? भीमदेव सेकंड जी। भीमदेव सेकंड क्या होते हैं? उसको परास्त करते हैं, उसे हराते हैं। उसके बाद पहली हार होती है। कौन सी पहली हार है मोहम्मद गौरी की? 1168 ईस्वी की पहली हार रही है, समझिएगा। उसके बाद 1100 ये आपका 79 का आक्रमण पेशावर पर कर लीजिए। 1181 कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों 1189 ईस्वी का आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये तराइन के प्रथम युद्ध का कारण रहा है। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध, ये बात मैंने आपको बताई। एक बार समझाता हूं कि अजमेर के रहने वाले कौन थे? अजमेर के रहने वाले कौन थे? आपके पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किससे करते थे? सहयोगिता से। सहयोगिता की शादी हो रही थी, भाई सब चौड़े में गए। कहां पर? जयचंद्र के यहां। वहां से उसको उठा लेकर आए तो कहीं ना कहीं दुश्मनी बन गई जयचंद्र की। ठीक है, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई कि आबू क्षेत्र की रानी थी राजकुमारी इछड़ी, उनका दिल किस पर था? पृथ्वीराज चौहान पर। और पृथ्वीराज चौहान पे था, लेकिन और इछड़ी को लाइक कौन करता था? भीमदेव सेकंड, जो कि कहां के राजा थे? गुजरात के राजा थे। तो वो दुश्मन बन गए मोहम्मद गौरी। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आपको आ रही होगी। तराइन का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान प्रकाश सिंह तोमर की सेना पर। तो क्या हुआ? युद्ध किया, दांत टूटे तो क्या हुआ? क्या आक्रमण इन्होंने किया, पलटवार इन्होंने किया, तो मोहम्मद गौरी घायल हो गए। मोहम्मद गौरी वापस लौट जाते हैं, निकल गए। ठीक है, बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए, इसमें क्या था कि जालसाजी बोल सकते हैं। क्या? जालसाजी का युद्ध, छल का युद्ध। इसमें क्या हुआ कि 1192 ईस्वी की बात है, तराइन का प्रथम युद्ध, और 1191, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी का माना है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने कहा कि संधि कर रही है पृथ्वीराज चौहान से। इन्होंने कहा भाई ठीक है। दोनों सेनाएं रात में जश्न मना रही हैं, लाइट जल रही है। अंतर क्या था कि मोहम्मद गौरी की सेना सो रही थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना जश्न मना रही थी। सुबह उठ के क्या करते हैं भाई साहब जनाब आलम, ये मतलब आक्रमण कर देते हैं। तो कहीं ना उनकी हार जाती है, उन्हें बंदी बना लिया जाता है, उनकी आंखें, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जाती हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई अपने कुछ शब्द बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो तीर चलाते हैं और उनको घायल कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं 1206 की बात। 1206 में क्या हुआ था? 1205 में क्या होता है? पोखरों पर आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी होता है वो घायल हो जाता है और 1 साल तड़पते उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आई होप ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मतलब आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और हाँ, एक और बात कि आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। तो गाइज, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद।